चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, जिसके अंदर आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। और उस ग्रुप में शामिल होने के लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक दिया है, उस लिंक से अपना अकाउंट ओपन करना है और उसमें एक्टिवली ट्रेड करना स्टार्ट करना है। और इसके अलावा हम प्लान कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस का जयपुर में। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपी ट्रेडिंग भी जो है हमारा आने वाला है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, उस लिंक से एक बार अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक पार्ट बन पाएंगे, जिसके अंदर मैं गोल्ड, बिटकॉइन, इथीरियम और बाकी जो करेंसी पेयर्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो फटाफट से जो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और इस प्लेलिस्ट में अगर वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, कुछ वैल्यूज़ अगर आपको मिल रही हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और लाइव सेशन में। ऑलमोस्ट आपके जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट होने जा रहे हैं एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक। और इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने डिसिप्लिन को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्त? वो होता है आपका ट्रेडिंग डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन में रह कर के ट्रेड करते हैं, नहीं करते हैं। आपका जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं उस दौरान आपका जो माइंडसेट होता है ना, उस दौरान उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं या फिर क्या क्या चीज़ें चलनी चाहिए वगैरह वगैरह, कई सारी चीज़ें। आप सभी लोग क्लास के लिए रेडी है ना? ऑलमोस्ट 49 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। चलो गाइज, स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हम बात करेंगे माइंडसेट की, है ना। माइंडसेट मतलब देखो, ट्रेडिंग के बारे में एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरी चीज़ हमेशा याद रखना। जो भी चीज़ें आप सीखते हो, जैसे मारवाड़ी ट्रेडर का सेटअप सीख रहे हो या किसी और का सीख रहे हो या किसी तीसरे का सीख रहे हो, कुछ भी आप सीख रहे हो, हमेशा याद रखना ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, इनका जो योगदान होता है वो होता है 20 से 30%। हमेशा याद रखना, आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है ना, जिस पे आप ट्रेड करते हो कि ऐसा ऐसा बनेगा तो मैं ऐसा ट्रेड लूँगा, बायर ट्रैप बनेगा, ये बनेगा, फलाना दूंगा ना, इन सब चीज़ों का जो योगदान है वो 20 से 30% ही है। मार्केट के अंदर 70 to 80% जो रोल होता है वो किसका होता है? आपके माइंडसेट का। किसका? माइंडसेट का। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ऐसा माइंडसेट चाहिए या फिर इस लड़की जैसा माइंडसेट चाहिए। यहाँ पे देखो, दो बालिकाएं हैं। एक बालिका जो बहुत खुश नज़र आ रही है आपको, दूसरी तरफ एक बालिका है जो बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई सी है, परेशान सी है, थोड़ी चिड़चिड़ी सी नज़र आ रही है, राइट। तो यहाँ पे सारा का सारा खेल माइंडसेट का है। हमें चाहिए ऐसा माइंडसेट। ये 20 से 30% चीज़ें ही हैं जिनको आपको सीखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। नहीं, आप किसी भी ट्रेडर का जब सेटअप सीखोगे, 1 या 2 महीने के अंदर वो चीज़ें आप सीख जाओगे। लेकिन उन चीज़ों को मार्केट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे स्टॉप लॉस रखना है, कितना लॉस लेना है, अब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको समय के साथ में आएंगी। और ये जो समय है ये 2 से 3 साल का होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, 2 से 3 साल का समय लग जाएगा आपको एक अठन्नी चवन्नी बनाने में, मार्केट में एक डिसेंट प्रॉफिट निकालने में आपको थोड़ा समय लगेगा, 2 से 3 साल। तो ये जो 2 से 3 साल का जो समय है ना, ये किसी सेटअप को सीखने में नहीं लगता है, ये लगता है उस माइंडसेट को बिल्ड करने में। समझ रहे हो? वो जो माइंडसेट है ना, उसको बिल्ड करने में आपको 2 से 3 साल लगेगा। जैसे आपने कोई नई गाड़ी खरीदी, आपने मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदी और उसके बाद में आप देखते हो कि यार उस पर इतना जल्दी हाथ नहीं जम पा रहा आपका। होगा क्या वहाँ पे? आपको थोड़ा समय लगेगा और एक टाइम के बाद में इतना ज़्यादा आप उस गाड़ी को चला चुके होगे कि आप बहुत ईजीली उसको कहीं से भी ट्रैफिक से निकाल लोगे, बिकॉज इट्स ऑल माइंडसेट, है ना। आपका माइंडसेट है सारा, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो ये जो चीज़ है ये है आपका माइंडसेट। 2 से 3 साल का समय लगता है आपके माइंडसेट को बनने में। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि आप हैं, आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मान लो किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, ठीक है। 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, बहुत बड़ा अमाउंट है ये, इसने डिपॉजिट किया। अब इसने क्या किया? थोड़ा सा लॉस किया, मान लो 10,000 का लॉस किया, फिर अगले दिन 15 का लॉस किया। अब जैसे जैसे ये लॉसेस करता जा रहा है तो इसकी ये जो अमाउंट है ना, इसके वॉलेट में कम होता जा रहा है। अब इस बंदे के माइंड के अंदर क्या रहेगा? पहले तो मैं ब्रेक इवन पे आऊँगा और फिर ब्रेक इवन से प्रॉफिट करूँगा, और ये चीज़ें चलती रहती हैं और आप बार बार लॉसेस कर रहे हैं।
सेटअप के ऊपर आपको ट्रेड मिल रही है, सेटअप के ऊपर आपने एसएल ले लिया, ठीक है, लेकिन ये लॉस बढ़ा कैसे हो गया? ये तो हमारी लिमिट ही नहीं थी ना कि मैं इतना लॉस करूँगा। इतना लॉस करने की तो बात ही नहीं हुई थी, हमें तो इतना लॉस करना ही नहीं था। तो हमने इतना लॉस किया क्यों? भाई खुद से पूछना है कि इतना लॉस हमने क्यों कर दिया। अपना ये तो नहीं हुआ था ना कि अपन इतना लॉस करेंगे, वाई मैंने इतना लॉस किया क्यों? बिकॉज सारा का सारा जो खेल है वो है अपने माइंडसेट का। कई बार आपने ये फील किया होगा, आप ट्रेड ले रहे हो, लॉस कर रहे हो, फिर से डिपॉजिट, फिर से लॉस, फिर से डिपॉजिट, फिर से लॉस, धनाधन बैक टू बैक लगे पड़े हो। कभी $50 डिपॉजिट किया, कभी $100 किया, ऐसे धनाधन, और आपका दिमाग का दही होते जा रहा है और आपको बार बार एंग्जाइटी आ रही है। आप क्या कर रहे हो? बैक टू बैक ट्रेड कर रहे हो। एक सेटअप जो है, ये मान लो आपका पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग करियर है ना, ये एक बॉक्स में मैंने बंद कर दिया। तो आपका जो सेटअप है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा है, इतना सा। जो आपने सेटअप सीखा है ना वो इतना सा है। ट्रेड एग्जीक्यूशन सेटअप वो बस इतना सा पार्ट है। बाकी का जो पार्ट बच गया ना, ये बाकी का जो पार्ट बचा इधर, इट्स ऑल योर माइंडसेट। और ये हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका माइंडसेट हेल्दी नहीं है, एक अच्छा माइंडसेट नहीं है, तो फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने माइंडसेट को अच्छा रख सकते हो। आने वाले 2-3 साल अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर नहीं करते हैं तो फिर वही है ना कि आपको फिर खुद से फ्रस्ट्रेशन होगा या फिर छोड़ करके चले जाओगे। आपको पता है कि मार्केट के अंदर अगर आज 100 अकाउंट खुले हैं तो आने वाले 6 महीने में उनमें से 90 अकाउंट लोग बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है? इनकम का सोर्स सिर्फ एक है और लॉस का सोर्स भी एक है। एक से इनकम करते हैं, एक से लॉस कर देते हैं, बीच में कुछ है ही नहीं है। समझ रहे हो? तो आपको माइंडसेट की ज़रूरत पड़ेगी कि भैया मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम तो सिर्फ एक है, तो मैं लॉस कैसे कर सकता हूँ? जब सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड होगा हमारा तो हमें लॉसेस भी नहीं करने, क्योंकि और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो मैं इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं आज ही से, तो आने वाले 3 साल बाद में आप देखेंगे कि आपका जो ट्रेडिंग माइंडसेट है, समझ रहे हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। अब यहाँ पे मैं आपको ना कुछ प्रैक्टिसेस बताऊँगा। जैसे आप जिम जाते हो तो जिम का ट्रेनर आपको डाइट प्लान बताता है, पूरा बताता है कि भैया नींद पूरी लो, ऐसे ऐसे करो सारा, है ना। उसी प्रकार से आपने सेटअप तो सीख लिया। अब इस सेटअप के ऊपर अगर आपको अठन्नी चवन्नी बनानी है थोड़ी बहुत, तो आपको दोस्त यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में, ताकि जब आप ट्रेड करें तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करें कि इट्स इनफ फॉर द डे, ये हो गया आज का, बस आज मेरे को इतना ही करना है, चाहे मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ चाहे लॉस कर रहा हूँ, बस दैट्स इट, मेरा आज का लिमिट, आज का कोटा पूरा हो गया। प्रॉफिट करना है आज का हो गया मेरा $500, निकल जाओ। लॉस करना है $200-250 हो गया, निकल जाओ। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिसेस होंगी, वो आपको 1 बाय 1 मैं बताता हूँ कैसे कैसे करनी है। अगर आप लोग कर पाएँ तो कर लेना, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जाएंगे, उसके बाद में और स्टूडेंट आएंगे, मैं तो उनको यही चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, तो आपको भी हेल्प करेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जो पहला जो स्टेप है, दैट इज़ आपको सुबह बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। 3:45 क्यों? देखो, सुबह की अगर मैं बात करूँ ना, तो सुबह का जो समय होता है 3:30 बजे से लेकर के सुबह 5:30-6 बजे तक के, ये इस समय जो यूनिवर्स की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत हाई होती हैं उस दौरान। अगर उस दौरान उठते हैं, एक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है ये, इस समय में अगर आप उठते हैं और अपना रोज़मर्रा का काम ख़त्म करके अगर बाहर निकलते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब जो रूटीन मैं फॉलो किया करता था 2017, 18, 19, 20 तक, है ना, उसके बाद में मैं, आपको पता ही है कि जॉब की वजह से ये 4 बजे उठना वो तो रेगुलर हो ही गया। कई एक्सरसाइज, कई चीज़ें छूट गई, लेकिन फोर्स में रहते रहते और भी अगर कई चीज़ें हमने करी, तो पहले जो मैंने चीज़ें करी वो मैं आपके साथ करता हूँ शेयर। मेरा जो गोल था वो ये था कि मैं सुबह 4:30 सुबह के 4:30 पे घर जो है इसको छोड़ करके बाहर निकल जाऊंगा। तो इसके लिए मुझे कितनी बजे उठना पड़ेगा? सुबह 3:45 पे मैं फ्रेश होकर के ब्रश करके
और स्नान करके मेक श्योर कि आप थोड़ा सा स्नान जरूर, थोड़ा सा क्या पूरा ही करोगे फिर तो, है ना। सुबह उठें, फ्रेश हुएं, ब्रश व्रश करें, नहाएं और फिर एक अच्छे कपड़े, मतलब सूट वूट नहीं लगाना है। जो बाहर जाते हो आप लोअर टी शर्ट डाल करके जाओ, या फिर जो भी आपको रनिंग के लिए जो भी कंफर्टेबल जो भी आपके क्लॉथ्स होते हैं ना, वो आप ले करके पहन करके बाहर निकलो। कोशिश करो कि 4:30 बजे तक, कितनी बजे, 4:30 बजे घर से बाहर निकलो। 4:30 बजे घर से बाहर निकलना मतलब आपको वॉक करना है। आप चाहें तो जॉगिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, बट मेक श्योर जब बाहर निकलें थोड़ा सा वॉक करें, फिर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने के बाद में थोड़ा रनिंग वनिंग करें, एक्सरसाइज करें हल्की। और उसके बाद में जो है, जब आप थोड़ा सा रनिंग या थोड़ा पुशअप लगा लें, मतलब थोड़ा सा वर्कआउट कर लें, उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो स्टेप है वो आएगा वर्कआउट के बाद में योगा का। ठीक है, अब इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना और लिख लेना जो मैं अभी बता रहा हूँ। मैं आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत बड़े बड़े योगा करो। देखो, एक चीज़ जो आपको करनी चाहिए दैट इज़ सूर्य नमस्कार। यूट्यूब से देखना, 7-8 दिन प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली स्टेप्स याद हो जाएंगे, खुद से करना शुरू कर देना। फिर आसन की अगर मैं बात करूं, जैसे कपालभाति हो गया, भ्रामरी आसन हो गया, है ना, अनुलोम विलोम हो गया, अनुलोम विलोम, ये यूट्यूब पे सर्च कर लेना क्या तरीका होता है, इनको कैसे करते हैं ना, अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है वगैरह वगैरह, ये सारा उसके ऊपर वीडियोस पड़े होंगे। तो ये आप कर सकते हो जब वर्कआउट वगैरह करके आओगे ना, रनिंग वनिंग करके, तो फिर उसके बाद में थोड़ा सा ये जैसे बालिका बैठी है वैसे थोड़ा सा मेडिटेशन करना, सूर्य नमस्कार करना, कपालभाति, भ्रामरी आसन, ये वगैरह वगैरह आप थोड़ा सा करो। अब देखो टाइम क्या रहेगा, टाइम ये है दोस्त कि 4:30 बजे आप बाहर निकले, तो सपोज करो कि आपने लगभग 4:45 पे रनिंग या फिर वर्कआउट स्टार्ट किया। 5 बजे तक जो है आपने सिर्फ वर्कआउट किया, स्ट्रेचिंग वगैरह, रनिंग, जॉगिंग ऐसे। फिर उसके बाद में जो है 5 बजे से लेकर के आगे तक लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो ये 5 हो सकता है 5:40 तक या 5:50 तक आप करें। अब इसके अंदर आपने कपालभाति, भ्रामरी आसन, अनुलोम विलोम, ये सारी चीज़ें करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं करना है, नॉर्मल अपना योगा मैट वगैरह, चटाई वटाई जो है लेकर के जाएं पार्क के अंदर, वहाँ पे आराम से शांति से करें। फिर इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यूट्यूब पे सर्च करनी है, ठीक है, जब आप कपालभाति और ये सब आसन कर लें, फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में एक आसन करना है जिसको हम कहते हैं योग निद्रा। क्या कहते हैं? योग निद्रा। आपको योग निद्रा का अभ्यास करना है ना। यूट्यूब पे आप सर्च करना, डेली बेसिस पे एक वीडियो ट्राई करो, ठीक है, डेली बेसिस पे एक वीडियो ट्राई कर लो, जो भी आपको शूट करता है कि ये वाला मेरे को अच्छा लग रहा है वही ट्राई करो। उसके अंदर आपको बताएंगे कि भाई एक आसन बिछा करके आप लेट जाएं, हथेली आसमान की तरफ, शरीर को एकदम मृत आसन जो होता है ना, एकदम मृत शरीर की तरह छोड़ दो, एकदम ढीला। फिर जो भी इंस्ट्रक्शन आपका इंस्ट्रक्टर आपको दे रहा है वो सुने मोबाइल में ईयरफोन लगा करके, और फिर उसके बाद में जो है 5:40 या 5:50 तक जो है आप फ्री हो जाएंगे, और फिर जो है आप घर की तरफ प्रस्थान करें। घर की तरफ जब आ रहे होंगे तो आपको पता है, अब जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे गायों को चारा वगैरह खिलाते होंगे ना लोग, तो वहाँ पे 5 रुपये का 10 रुपये का चारा लेकर के आपने गाय को खिलाया, और उस गाय को एक बार स्पर्श ज़रूर कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखो रिलीजन और इन चीज़ों को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जो करता था वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ और भी कर सकते हैं भाई, बट ये चीज़ है सुबह सुबह अगर आप किसी भूखे जानवर को अगर खाना खिलाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाय को थोड़ा सा जो है आपने भोजन करा दिया। फिर उसके बाद में जो है वहाँ पे जैसे कुछ ये जो आयुर्वेदिक टाइप के जो जूस होते हैं ना, जो मिक्स एलोवेरा, चुकंदर, गाजर, पालक, पुदीना, ये सब मिक्स करके जूस बनाते रहते हैं ना रेडी पे, तो उससे 10-20 रुपये का एक गिलास लेकर के वो पिएं। फिर आप अपने घर की तरफ आएँ। घर पे आने के बाद में आपको जो चीज़ करनी है, अगेन फिर से आपको शावर लेना है। आप देखो जब सुबह उठ करके फ्रेश होकर के फिर ब्रश करके आप नहाए थे, फिर बाहर निकले थे, अब जब वापस आओगे तो देखो आपने
क्या किया, वहाँ पे लेटे भी थे ना, गार्डन के अंदर लेट रहे थे ना वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे, एक मिनट इनको एडमिट कर दो भाई, वहाँ पे आप लेट भी रहे थे, पसीना भी आया, वर्कआउट भी किया, एक्सरसाइज किया, थोड़ा बहुत है ना, तो कपड़े लत्ते जो आपके ख़राब हुए होंगे, तो आते ही उन कपड़ों को थोड़ा सा वॉश कर लो सबसे पहले, ठीक है। वॉशरूम में जा कर के फिर अच्छे से स्नान कर लो, ठीक है। और स्नान करने के बाद में आप अच्छे से वस्त्र धारण करके, आप बहुत किसी मंदिर वंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर के अंदर जो छोटा मंदिर होता है उस प्रकार से आप वहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है। पूजा पाठ करने के बाद में, अब सबके देखो अपने अपने तरीके होते हैं ना, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ दीपक जलाता है, कोई अगरबत्ती जला के छोड़ देता है। इट्स योर चॉइस, आपको कैसे करना है ना। अब जब ये दिया बत्ती करके आप कंप्लीट कर लेंगे, साइड हटेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि भाई आपको भूख लगी होगी ना, तो आप क्या करोगे ना, उस दौरान ब्रेकफास्ट करते करते आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ने का ट्राई करो, ठीक है। ब्रेकफास्ट आपका चल रहा है, उस दौरान कुछ पढ़ लिया। बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें जो है आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। आप साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ सकते हो, ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ सकते हो, या फिर ये सब नहीं पढ़ना तो आप भगवद गीता पढ़ सकते हो, या फिर किसी की जीवनी पढ़ सकते हो, है ना, किसी की ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़ सकते हो। तो आप ब्रेकफास्ट करेंगे पूजा पाठ करने के बाद में, ब्रेकफास्ट के दौरान ही जो है आप किताब पढ़ें, या फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट करके आप कोशिश करो डेली बेसिस पे 2 या 3 पेज पढ़ो, या जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मतलब ऑल डेली बेसिस पे 20 से 25 मिनट जो है ये आदत निकालो कि सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद में जो है आप थोड़ा सा पढ़ाई करो। अब कुछ लोग कहेंगे सर मेरे को ऑफिस जाना होता है, मेरे को ये करना होता है, वो करना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रात को आकर के पढ़ लो, रात के 3 बजे पढ़ो, बट मेक श्योर कि आप ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ना ये आप करें। भले ही आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आकर के करें, बट मेक श्योर ये करें, क्योंकि किताब पढ़ना आपके अटेंशन स्पैन को बढ़ाता है, आपका जो कंसंट्रेशन है ना उसको बढ़ाता है। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे ना, आप रील्स देखते देखते 4 घंटे गुजार दोगे, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि टीवी पे एक फ़िल्म आ रही है अमिताभ बच्चन की, वो नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि हमें इंस्टाग्राम के अंदर जो है 1 मिनट के अंदर पूरा कंटेंट परोस दिया जाता है, तो 1 मिनट के अंदर सब कुछ मिल रहा है, तो मैं क्यों 3 घंटे की मूवी देखूं। तो जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता जाएगा, और ये चीज़ जो है ना ये आपके काम आएगी जब आप किसी ट्रेड के अंदर हो और आपको वो टारगेट तक रुकना होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पेशेंस की। तो वो पेशेंस दोस्त यहीं से ही बिल्ड हो करके आएगा। आई होप यू गॉट इट। और इसके अलावा और बताता हूँ, ठीक है। अब देखो आपने पूजा कर ली, नाश्ता कर लिया, 2-3 पेज पढ़ लिए। अब 5वां जो स्टेप है वो क्या है, हमेशा देखो इसमें ना टाइम का डिफरेंस हो सकता है भाई, कोई दोपहर को कर सकता है ये वाला पॉइंट, कोई हो सकता है शाम को करे, कोई कभी करे। चार्ज योर सराउंडिंग्स। आप अपने आसपास 2 चीज़ों का हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। मेरी ये चीज़ें ना प्रायोरिटी पे होती हैं। पहली होती है कि आपके आसपास की जो खुशबू है, जो फ्रेगरेंस है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो अरोमा है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, एक अच्छी खुशबू आपके आसपास होनी चाहिए। दूसरी बात, मेक श्योर कि आपके आसपास में जो है ना छोटे प्लांट हो सकता है, आपके घर के गार्डन में हो, आपके खेत में आप छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हो, छोटे छोटे फूल वाले या इस प्रकार के सजावटी पौधे। अगर आप घर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं शहर में, तो आप 2-4 गमले रखें जिनके अंदर आप खुद से पानी दें। पानी देने के लिए ना एक वो झरने जैसा आता है ना, जिसमें 5 लीटर पानी डालते हैं और ऐसे टेढ़ा करते हैं तो झरने की तरह निकलता है, वो शायद 500-700 रुपये का मिलता है, वो ले आए। उससे जब पानी डालोगे ना बहुत सुकून सा मिलेगा। जब उससे पानी तुम इनकी पत्तियों पे डालोगे ना, तुम्हें ऐसे बहुत अच्छी गुड वाइब्स आएंगी। तो ये 2 चीज़ आप अपने इसमें ज़रूर इन्वॉल्व कर लेना। क्या क्या कि आप जहाँ पे काम करते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस हो या फिर आपका घर हो या आपका रूम हो, मेक श्योर कि वहाँ पे 1-2 प्लांट आप ज़रूर रखें। आपकी जैसे कहीं जॉब भी करते हो, आप एक छोटा प्लांट अपनी टेबल के आसपास कहीं पे रखो। उसको जब वो प्लांट ग्रो करेगा ना, इंडोर प्लांट, तो आपको बहुत ज़्यादा उसको देख करके ना खुशी होगी कि यस, मतलब मैंने मेहनत करके प्लांट लगाया और ये ग्रो कर रहा है ना, इस प्रकार से। और एक अरोमा की अगर मैं बात करूँ, फ्रेगरेंस की अगर मैं बात करूँ, तो जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे अच्छी स्मेल का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी खुशबू होनी बहुत ज़रूरी है यार। आज के टाइम में अगर देखेंगे ना, लोग ऑफिस में काम करते हैं, जैसा चल रहा है चलने दो, है ना, वो अजीब तरीके की स्मेल आती रहती है, वहाँ पे कितने लोग होते हैं। बट मेक श्योर कि आपके सराउंडिंग में आप कोई, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं डिफ्यूज़र, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डिफ्यूज़र, डिफ्यूज़र बोलते हैं इसको। अमेज़न पे मिल जाएगा ये,
इसके अंदर ये अरोमा ऑयल होता है, जैसे सिट्रिक वाला फ्लेवर है इसका, लेमन वाला, वो इसने डाल करके देखो ये खुशबू सी निकल रही है इसमें। तो ये आपके आसपास रहेगी ना आपकी, आपको लंबी सांस लेने का मन करेगा। और कई बार होता है ना जब तुम टेंशन में कहते हैं रुक रुक भाई तू पहले एक लंबी गहरी सांस ले, क्यों कहा जाता है कि तुम्हारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आए, तुम्हारी जो दिमाग की एक्टिविटी है वो थोड़ी शांत हो। इसलिए आपके आसपास अगर अच्छी खुशबू होगी तो आप लंबी सांसें लेंगे, आपके बीपी कंट्रोल में रहेगा, आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा। ये 2 चीज़ें जो है आप ज़रूर करें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा एक और चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ। चार्ज योर सराउंडिंग तो ठीक है, लेकिन यू शुड चार्ज योर सेल्फ टू। ठीक है, आपको खुद को भी रिचार्ज करना है। क्या बोला मैंने? आपको खुद को भी रिचार्ज करना है दोस्त। ऐसा नहीं कि सराउंडिंग को रिचार्ज करते खुद। एक बार माइक को म्यूट रखिएगा दोस्त, आपका माइक, अरे यार माइक को म्यूट रखा करो ना यार, तुम लोग क्या करते रहते हो। आंटी जी पीछे से आंटी की आवाज़ आ रही है, तुम लोग माइक को म्यूट रखा करो। ओके, सो चार्ज योर सराउंडिंग तो ठीक है, चार्ज योर सेल्फ टू। खुद को भी चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। अब खुद को चार्ज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हो सकता है अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो आप शॉपिंग जाएं। अगर मान लो आपकी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आपको अगर अच्छा लगता है तो वो करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको मूवीज़ देखना पसंद है तो आप मूवी देखें, खुद के लिए ज़रूर करें ऐसा ना। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है तो आप दूसरों की मदद करके वो खुशी प्राप्त करें, है ना। अगर और भी इसके अलावा आपको कुछ लगता है कि यार इस चीज़ से मेरे को अच्छा फील होता है तो वो चीज़ आप ज़रूर करें। तो इससे क्या होगा कि आप खुद को भी रिचार्ज करोगे। और ये सब चीज़ों का हेल्प आपको ट्रेडिंग में क्यों मिलेगा? सर ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा मिलेगा। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। 70 to 80% तो ट्रेडिंग माइंडसेट का खेल है। जब तुम्हारा माइंडसेट के अंदर कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा तो तुम ट्रेड में कैसे बने रहोगे, प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे, अठन्नी चौवन्नी कैसे बनाओगे, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं स्टेप 7। ये कुछ प्रैक्टिसेस मैं आपको बता रहा हूँ, मेक श्योर कि आप करें। अब हम बात करते हैं ना कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत करना किसी से, है ना। किसी से जब आप बातचीत करते हो तो कैसे करते हो? आप जिस जगह पे रहते हो उन लोगों का, उस कल्चर का, उस बोली का इन्फ्लुएंस आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी बातों में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप यूपी साइड से हो तो आपकी बातचीत का तरीका थोड़ा अलग हो, अगर दिल्ली साइड से हो कुछ अलग होगा, हरियाणा से हो थोड़ा अलग होगा, राजस्थान से हो कुछ अलग होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, सारा ही कम्युनिकेशन बढ़िया है भाई। अपनी बोली से अपन को प्यार होना चाहिए, है ना। अगर आप राजस्थान से हो तो आपको राजस्थानी मारवाड़ी बोलनी आनी चाहिए, हरियाणा से हो तो हरियाणवी बोलनी आनी चाहिए, ये अपनी पहचान है ना। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो जब 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे होते हैं। कहते हैं कि एक मूर्ख आदमी तब तक विद्वान है जब तक वो अपना मुंह ना खोले, जैसे उसने मुंह खोला उसकी सारी मूर्खता बाहर आ जाएगी। तो अगर तुम विद्वान बनना चाहते हो तो मेक श्योर कि अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो एंड जितना हो सके उतना चुप रहो। ईश्वर ने आपको 2 कान और 1 मुंह दिया है। 2 कान इसलिए दिए हैं कि तुम चुपचाप सुनो और फिर बोलो। आज के टाइम में अगर आप देखोगे लोग करते क्या हैं, लोगों ने, इस व्यक्ति ने इसको कुछ बोल दिया तो ये वाला बंदा तुरंत रिएक्ट कर देगा। भैया तुरंत रिएक्ट नहीं करना था, उसको पहले अपने बुद्धि और विवेक के तराजू पर तोलो कि सामने वाला जो बोल रहा है वो क्यों बोला, वो मुझे क्या समझाना चाहता है, क्या मुझे उसकी ये बात माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, इस प्रकार से। दूसरी बात, आज कम्युनिकेशन की मैं बात करूं तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है बी ए गुड लिसनर। आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएं, सो जो फर्स्ट जो है यू हैव टू बी ए गुड लिसनर फर्स्ट, है ना। उसके बाद में आप जो बोलेंगे, ठीक है, सुनने के बाद में जो आपने बोला उससे पहले मेक श्योर कि वहाँ पे आप रिप्लाई करने से पहले उसको हमेशा से उस चीज़ को
एनालाइज ज़रूर करें अपने माइंड में कि क्या मुझे इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करना है या फिर नहीं करना है, क्या करना है। ठीक है, अपने बुद्धि और विवेक के तराजू पर उस चीज़ को तौल करके ज़रूर देखो। ऐसा नहीं कि मतलब बोले जा रहे हो ना, कुछ भी एनालाइज ज़रूर करें। तीसरा, एनालाइज किया फिर उसके बाद में जो है आपको रिप्लाई करना है, आपको बोलना है। और बोलने का ना एक आर्ट होता है, बोलने की एक कला होती है जिसके अंदर अब जब आप बोलना स्टार्ट करें तो सब लोग मंत्र मुग्ध होकर के आपको सुनते रहें, बस सुनते रहें। आपके अंदर इतनी कला होनी चाहिए कि आप जब बोल रहे हो तो भले ही वो लोग ट्रेन में हो या कहीं पे भी हो, वो बस आपको सुनते रहें। इतना मधुर आपको बोलना पड़ेगा। अब बात करें स्पीकिंग की, आप बोल रहे हो तो मेक श्योर हमेशा आप एक सरल लहजे में बात करें, है ना, सिंपल वे में बात करें। सिंपल वे में मतलब कि भैया कई बार क्या होता है ना कि आप बहुत अलग तरीके से, मतलब आजकल के लड़कियों को अगर देखो साउथ दिल्ली में जा करके भैया को भैया पता नहीं क्या बोलती है ना, बुरा मत मान जाना भाई अगर कोई साउथ दिल्ली से कोई लड़की अगर सुन रही हो तो। होता है ना वो थोड़ा सा एक अंग्रेज़ वाला जो एक्सेंट होता है, हम वैसा है नहीं लेकिन वैसा दिखाने का कोशिश करते हैं। तो हम वो तो नहीं बन पाते जो दिखाने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम कुछ और ही बन जाते हैं ना। लोग हमारे मुंह पे तो कहेंगे लेकिन पीछे से कहेंगे कि वो है ये, समझ रहे हो। तो मेक श्योर कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो जब आप बोलें तो बहुत सरल तरीके से अपनी बात रखें, बहुत ज़्यादा उसको पेचीदा ऐसा ना बनाएं कि वो सामने वाले की समझ में ना आए। दूसरी बात, आप वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करें। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप देखते हैं किसी आरजे को सुनते हैं ना, रेडियो जॉकी को, गाड़ी में रेडियो जॉकी बोलता रहता है ना, मौसम का हालचाल बताता है, शहर में ट्रैफिक का हालचाल बताता है, रात को 10 बजे तक आती है, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे शारदा वगैरह 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 ऐसे करके, और रात को 9 से 12 तक रेडियो मिर्ची ये फलाना दिन ढिमकाना, है ना। तो उनको सुनो कि वो किस प्रकार से बात कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं, कब वहाँ पे उन्होंने कॉमा लगाया मतलब उन्होंने विराम दिया, कब उनकी पिच बहुत ज़्यादा हाई थी, कब बहुत लो थी, एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, कब एनर्जी बहुत कम थी। पता चला किसी मरे हुए व्यक्ति के यहाँ पे गए और वहाँ बहुत जोश में बात कर, अरे भाई साहब बहुत अच्छा आदमी था, मैं तो पिछले 10 सालों से जानता था लेकिन क्या करूँ मर गया। नो, दिस इज़, आपने बातें तो सही बोली हैं कि 10 साल से जानता था, बहुत अच्छा आदमी था, क्या करूँ मर गया भाई। नहीं, आपको बोलना कैसे है, बहुत आराम से। पिछले शुक्रवार को ही मिला था, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, और पिछले 10-12 सालों से मिलना जुलना था हमारा भाई साहब से, और बच्चे भी आते जाते रहते थे, लेकिन क्या करें भाई साहब, होनी को कौन टाल सकता है। एक इस तरीके से आप बोलेंगे और दूसरा पूरी एनर्जी के साथ में ये देखो यहाँ पे आराम कर कोई रिएक्शन दिए जा रहा तुम लोग यार तगड़ी कॉमेडी कर रहे हो, मुझे हंसा रहे हो तुम। यहाँ पे देखो ये जतिन शर्मा, ये तुम लोग जो ये करते ना, ये उधर स्क्रीन में दिखते हैं रिएक्शन तुम लोगों के। तो आपको वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करना आना चाहिए ना कि कैसे बात करनी है। सो मेक श्योर कि आप आरजे को ज़रूर सुनें। अब आरजे उस समय ऐड ही ऐड चलते रहते हैं, दिन में सुनोगे तो ऐड ही ऐड आते रहेंगे, रात को गाने आते रहते हैं, तो सुने कब, आरजे तो सुनता ही नहीं है, ऐड ही चलते रहते हैं। तो आप ना उस आरजे का नाम जैसे सर्च करो, आरजे शारदा, आरजे सरोज, फलाना दिमकाना, ये वो लोग बात कैसे कर रहे हैं, किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो वो कैसे करते हैं, उनको कॉपी करने का ट्राई करो। इससे क्या होगा, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक होकर आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती जाएगी। आपके कम्युनिकेशन है ना वो थोड़ी सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल मतलब अगर सपोज करो कि आपके घर के अंदर कोई आरओ ठीक करने वाला आया, वो बेचारा 5वीं पास पढ़ा हुआ और तुम अंग्रेज़ी में बात कर रहे हो उससे, तो तुम क्या दिखाना चाहते हो? तुम उसको ये दिखाना चाहते हो कि भैया मेरे घर वालों ने मेरी स्कूलिंग के जो 15 लाख रुपए खर्च किए थे वो मैं तेरे ऊपर थोप रहा हूँ, जबकि कस्टमर केयर में हिंदी के लिए 2 दबाता हूँ। समझो, आप जैसा व्यक्ति होता है कम्युनिकेशन का, तो ये जो वॉइस मॉड्यूलेशन है ये हर जगह, चाहे आप अंग्रेजी बोलो, चाहे हिंदी बोलो, चाहे गरीब से बात करो, अमीर से बात करो, बच्चे से करो, कि वॉइस मॉड्यूलेशन तो आपका होना ही चाहिए। लेकिन आपके जो विचार हैं, आपकी जो वाणी है,
अरे सॉरी, आपकी जो वाणी है ना वो आपके विचारों को दिखाती है। तो आपकी वाणी के अंदर संयम होना ज़रूरी है। वाणी संयम मतलब कंट्रोल, संयम के साथ बात करना है। तो ये कम्युनिकेशन का थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। अब हम आएंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आने से पहले। यहाँ गला सूख जाता है बैठे बैठे भैया। चलो स्टार्ट करते हैं ना। अच्छा, बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे कुछ वीडियोस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मैनिफेस्ट किया होगा ना कुछ, अरे ये चीज़ मैं मैनिफेस्ट किया था, मेरी मैनिफेस्टेशन ऐसी है, कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग है, वगैरह वगैरह। मैनिफेस्टेशन के बारे में सर्च करेंगे, बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब वगैरह पे आपको मिल जाएंगे। है क्या ये मैनिफेस्टेशन? बात करते हैं। देखो, आपने सपोज करो आप काफ़ी टाइम से ना कोई चीज़ सोचते रहते हो और वो आपके साथ हो जाती है। फिर आप कहोगे अरे यार, जिसका डर था वही हुआ, है ना। जैसे सपोज करो कि कोई व्यक्ति दिल्ली से जयपुर आता है, दिल्ली गाड़ी से आता जाता है, और इसको घर पहुंचते पहुंचते ना रात हो जाती है। तो ये डेली बेसिस पे एक चीज़ से डरता रहता है कि पता चला एक दिन मेरा हाईवे पे टायर पंक्चर हो गया तो मैं क्या करूँगा, टायर पंक्चर हो गया तो मैं क्या करूँगा। कुछ समय बाद में देखना उसका टायर सच में हाईवे पे पंक्चर हो जाएगा और बिल्कुल हेल्पलेस रहेगा, कोई हेल्प करने वाला उसका नहीं रहेगा। ऐसा बहुत बार होता है कि कई चीज़ें जो आप सोच रहे होते हैं ना नेगेटिव, वो आपके साथ हो जाती है। यानी कि आप यूनिवर्स के अंदर एक तरंग, एक ऊर्जा, एक वाइब्रेशन रिलीज़ कर रहे हो, वो वाइब्रेशन अपनी सेम वाइब्रेशन से रिफ्लेक्ट होकर के आप तक आती है और आपको वैसा रिजल्ट देती है कि ये तो बंदा चाहता है कि इसका टायर पंक्चर हो, चलो कर देते हैं, है ना। अब इसकी कहानी सुनाता हूँ। अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना बिग बैंग थ्योरी, या गूगल पे सर्च करना, या साइंस वाले जानते होंगे, हमारा जो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है ना, पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, वो सिर्फ एक छोटे से जो है ना एटम से बना है। इसके अंदर एक विस्फोट हुआ, है ना, ये बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, तो इससे क्या निकली, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली। और इस एनर्जी जो थी, इसी एनर्जी से धूल के बहुत सारे गुब्बार बने, बहुत सारी चीज़ें बनी, और उन ही धूल के कणों से मिल करके ये सारे के सारे ग्रह, नक्षत्र, ये सब कुछ बन गए। पूरा सोलर सिस्टम बना, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनी, और हज़ारों करोड़ों गैलेक्सीज़ जो है इस यूनिवर्स में तैर रही हैं ऐसे ही, सिर्फ और सिर्फ एक एटम से। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए ये गिलास है, इस गिलास के अंदर मैंने वाटर डाल दिया, ठीक है। अगर मैं इस गिलास में से कुछ वाटर निकाल करके एक दूसरे बर्तन में डाल देता हूँ थोड़ा सा, और इस गिलास में से एक और निकाल करके मैं दूसरे गिलास में थोड़ा सा वाटर निकाल करके डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा कि ये गिलास पूरा भरा हुआ था, फिर आपने सबसे पहले इसमें कुछ डाला, फिर इसमें से कुछ इसमें कुछ डाला, अब ये गिलास इतना सा रह गया। अब आपने इस वाटर को भी देखा अपनी आंखों से, इसको भी देखा, और इसमें बचे हुए को भी देख रहा है। तीनों को अंदर अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ आपको दिखाएगी, सेम कलर है, सेम टेस्ट है, सब कुछ है। अब मान लीजिए मैंने इसके अंदर जो पानी है उसका नाम रख दिया ए, इसका पानी का नाम रख दिया बी, और इसका नाम रख दिया सी। अब मैंने थोड़ी देर बाद में क्या किया, ए बी सी और तीनों को वापस इसी के अंदर वापस एक बड़े, इस बड़े वाले गिलास में वापस डाल दिया। तो जो नीचे वाले जो दोनों गिलास थे ना, उनको मैंने साइड कर दिया, अब वो मेरे पास नहीं रहे। मेरे पास एक्चुअली में रहा क्या, अब सिर्फ और सिर्फ गिलास ए रहा। और ये जो गिलास ए जो है, इसके अंदर क्या है, वही पानी है जो अभी दो अलग अलग जगह पे था। अगर मैं उसका नाम बी और सी दिया था, अब मैं आपको कहूँ कि इसमें से बी वाला अलग कर दो और सी वाला अलग कर दो, कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ थी ना, इसी की सी सेम पार्टिकल से बनी हुई थी, और जब उसको इसमें वापस मिलाया तो वो वापस इसके अंदर घुल मिल गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सेम चीज़ें जो होती है ना, वो एक दूसरे के अंदर घुल मिल सकती हैं। अब मान लो इसके अंदर एक गिलास है, सपोज करो इस गिलास के अंदर पानी है, देखो ठीक है, इस गिलास के अंदर पानी है, बीच में एक दीवार है, और इस गिलास में भी पानी है।
अगर मैं कहूँ कि इसमें मिला दो, लेकिन दीवार के ऊपर से फेंकना नहीं है, इधर आना नहीं है, तो कैसे मिलाओगे? नहीं मिला सकते तुम एक दूसरे से, बिल्कुल भी नहीं मिला सकते। और लेकिन जब अगर मिल जाएंगे तो तुम अलग नहीं कर पाओगे। सेम विद द एनर्जी, सेम एनर्जी जो होती है ना, वो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र होती रहती है, एक बर्तन से दूसरी जगह पे जाती रहती है, उसको तुम बदल नहीं सकते। एनर्जी जो है उसको ना ही तो तुम प्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही उसको नष्ट कर सकते हो। ऊर्जा को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। क्या बोल रहा हूँ, सुन रहा है? ऊर्जा को ना ही तो तुम बना सकते हो, ना ही उसको मिटा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंदर उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और ब्रह्मांड के अंदर ये जो है ना अनंत ऊर्जा, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर एक अनंत ऊर्जा जो है जिसकी सीमा नहीं है, वो लगातार बह रही है इस यूनिवर्स के अंदर। वो ऊर्जा बह रही है, वो ऊर्जा सीमित है, वो ऊर्जा चल रही है। आप ध्वनि की बात करते हो ना, गाड़ी में हॉर्न बजा, क्यों सुनाई दिया आपको? आप तक पहुंचा, वो एयर पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हुए आप तक आए। एनर्जी का ही सब कुछ है, सारा खेल एनर्जी का। एनर्जी नहीं होगी तो आप जहाँ हो वहीं पे फ्रीज रहोगे। एक लकड़ी है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, वो चल फिर नहीं सकती, लेकिन तुम अगर उसको जला दोगे तो उस कोयले से पूरी की पूरी ट्रेन चल जाती है। ये जो शरीर है, इसके अंदर हम कुछ ना कुछ चीज़ें डालते रहते हैं, राशन पानी, जिससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदला जाता है। फिर आपका ग्लूकोज जो है वो एटीपी में ब्रेक डाउन होता है आपकी सेल्स के अंदर जा करके, है ना? यही होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा आपने बायोलॉजी में। फिर आपको एनर्जी मिलती है और फिर आप काम करते हो, है ना? आप जब मोटरसाइकिल चलाते हो, बुलेट पे डुक 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 करते जाते हो, जैसे ही किक मारते हो तो उसमें स्टार्ट होती है गड़ 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 करना। क्यों? उसमें एक स्पार्क प्लग होता है ना, आजकल सेल्फ स्टार्ट वाली आ गई, जैसे बटन दया गाड़ी चूं करके स्टार्ट हो जाती है। तो उस दौरान उसके अंदर एक चिंगारी निकली, जो किस पे, जो फ्यूल है ना, वो फ्यूल उसके कॉन्ट्रैक्ट में आया और वो फ्यूल जलने लगा। पीछे से पानी, पीछे से फ्यूल प्लस एयर, हवा और आपका जो ईंधन है उसका मिश्रण जब आता रहेगा इंजन में, तो वहाँ पे आग जलती रहेगी और उस आग की वजह से वहाँ पे आपका इंजन जो है वो काम करेगा। ठीक है? तो एवरीथिंग इज़ एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा का ही तो एक रूप है। तो मुझे एक बात बताओ, जब सब कुछ ऊर्जा का ही रूप है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ ऊर्जा छोटी है, कुछ ऊर्जा बड़ी है, कुछ ऊर्जा और बड़ी है, और कुछ ऊर्जा और बड़ी है, और कुछ ऊर्जा ऐसे है? ऐसा भी तो हो सकता है भाई, ऐसे ही तो होगा। छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हो। अगर मैं कहूँ कि ये जो छोटी छोटी ऊर्जा है इस यूनिवर्स में जो समाई है, चाहे वो पेड़ों के रूप में हो, या फिर किसी जानवर के रूप में हो, या पत्थर लकड़ी के रूप में हो, ऐसे बहुत सारी ऊर्जा पड़ी है ना इसके अंदर। इसके अंदर दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक वो ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग है, ठीक है? एक होते हैं लिविंग बीइंग और एक होते हैं नॉन लिविंग बीइंग, यानी निर्जीव वस्तु। जैसे पत्थर निर्जीव है, वो पड़ा है, पड़ा ही रहेगा, वो मर नहीं सकता ना, पड़ा रहेगा काफ़ी टाइम तक। समय के साथ धीरे धीरे हो सकता है वो जर्जर हो जाए, ख़त्म हो जाए। मैं लिविंग बीइंग्स के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है ना? आपकी जो सोल है वही गॉड है। क्यों भाई? आत्मा ही परम। पहली बात तो ये देखो, मैं थोड़ा सा आपको अलग आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। आत्मा जो है उसी को तुमने क्या कहा? देखो दोनों का, अगर आत्मा तो चलो ठीक है, अगर इस परमात्मा के अगर तुम संधि विच्छेद करोगे, इनको अलग करोगे, तो ये बन जाएगा परम आत्मा। परम मतलब जो सुप्रीम है। आत्मा क्या है? एनर्जी का ही तो एक पार्ट है। देखो साइंटिस्ट ने ना एक रिसर्च करी है अभी, है ना, जब उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर, आपको पता है कि बाहर भी आज के टाइम में, जैसे एक तो नॉर्मली एक आप एक बच्चा पैदा करते हो, आजकल क्या हो रहा है, बाहर लेबोरेटरी के अंदर जो एग और जो स्पर्म है उसको मिला करके एक ओवम तैयार किया जाता है, एम्ब्रियो तैयार किया जाता है, फिर उसको सैरोगेट मदर के अंदर स्थापित कर दिया जाता है, फिर एक बच्चा पैदा हो जाता है और बच्चा नॉर्मल होता है ना, होता है ऐसा। जब उन्होंने, साइंटिस्ट ने देखा कि वो ओवम के अंदर, यानी उस अंडे के अंदर, जब स्पर्म जो था वो अंदर जब इसके अंदर घुसता है इस, और जब दोनों एक होते हैं, उस दौरान इसमें से ना कुछ प्रकाश सा आ जाता है। तो वैज्ञानिकों का ये कहना कि ये वो टाइम होता है जब एक ओवम और एक स्पर्म अंदर जाते हैं,
जब ये डीएनए इसके अंदर छोड़ देता है अपना, तो उस दौरान क्या होगा, यहाँ पे वो एक प्रकाश सा उत्पन्न होगा। वो ये मानते हैं कि शायद यही वो समय होगा जब एक आत्मा इस ओवम के अंदर प्रवेश करती है और पूरे सिस्टमेटिक तरीके से अंदर फिर एक एक जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का उसको बनाती है। तुम सोच करके देखो यार, जस्ट इमेजिन, थोड़ा सा विज्ञान की बातें बता रहा हूँ। अभी कौन सी हीरोइन थी, मुझे उसका नाम याद नहीं, उसने कहा कि जब मैं 27 साल की थी तो मैंने अपने जो एग्स थे वो प्रिजर्व करवा लिए थे। मतलब आपके जो ओवरीज से जो एग्स होते हैं गर्ल्स के अंदर, वो उसने निकाल करके क्रायो प्रिजर्वेशन की जो टेक्निक्स होती हैं उनको प्रिजर्व कर दिया। आने वाले टाइम के अंदर उससे वो माँ बन सकती है। ऐसा चल रहा है ना। और ये सारी चीज़ें जो है, अब सोच करके देखो, वो जो एक एग है वो सिर्फ एक सेल ही तो है, उसके अंदर कुछ नहीं है सर, वो सिर्फ एक सेल है। दूसरी सेल है एक स्पर्म है ना, उसमें से कुछ डीएनए आता है इसके अंदर जाता है और वो पूरे एक नए ऑर्गेनिज्म को बना देता है। आपके मम्मी पापा से आप कितने मिलते जुलते हो, आपकी शक्ल सूरत मिलेगी, आपकी बातचीत करने का तरीका, आपकी हाइट, आपकी पर्सनालिटी, बहुत सारी चीज़ें, आपका रंग रूप, बहुत सारी चीज़ें आपसे मिलती है ना। तो जिस समय वो ऊर्जा आपके अंदर घुसती है उस ओवन के अंदर, तो वो पूरा डिसाइड करती है कि भैया अच्छा ये स्पर्म यहाँ से आया है, इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, अच्छा इधर से ये है, चलो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा पूरा का पूरा बच्चा। और 9 महीने बाद में पूरी की पूरी आपको एक बच्चा रेडी करके दे दिया जाता है। फिर वो बच्चा 50 साल जिएगा, 100 साल जिएगा, वो आगे देखा जाएगा। तो वो जो एनर्जी है वो एक छोटी सी एनर्जी है। अब देखो सेल जो है ना, सेल कितनी सी होती है, मतलब ओम कितना होगा, बहुत ही छोटा सा, जिसको तुम खुली आंखों से देख नहीं सकते। तो वो एक बहुत ही छोटा सा बिंदु है, बहुत ही छोटा सा। लेकिन इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है ना, वो तो अनंत है, बहुत दूर तक फैली, और पता नहीं कितने यूनिवर्स हैं। और वो जो एनर्जी है वो सुप्रीम एनर्जी है। वो क्या है? वो सुप्रीम एनर्जी है, ठीक है। और वो जो सुप्रीम एनर्जी है, देखो ये आदमी बैठा ना, इसके पीछे देखो कुछ प्रकाश आपको नज़र आ रहे हैं, इसको मैं कहता हूँ सुप्रीम एनर्जी। ये आदमी क्या है? आत्मा, इसके पीछे है परमात्मा, ये समझ सकते हो। एक होती है एनर्जी जो आप खुद हैं। इस क्लास में देखो 50 बालक बैठे हैं, आप सभी उस परमात्मा का एक छोटा छोटा रूप हो। मैं थोड़ा सा अध्यात्म की चीज़ें बता रहा हूँ, बट ये चीज़ें आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जिसको समझ में आता है ना, जिसने थोड़ी बहुत दुनियादारी देखी है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर है वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। अब जो छोटे जो नादान बालक है ना, अभी कॉलेज वाले, उनको थोड़ा सा लग रहा होगा ये थोड़े ना होता है। एक तरफ है एनर्जी, एक तरफ है आपकी सुप्रीम एनर्जी। अब ये सुप्रीम एनर्जी जो है ना, ये क्या बोलती है, सुनो, अब गौर से सुनिएगा। ये जो सुप्रीम एनर्जी जो है, ये सुप्रीम एनर्जी बोलती है कि तुम जितनी भी एनर्जी बाहर हो, तुम सब मेरा ही हिस्सा हो, और जैसे तुम गए हो वैसे ही तुम्हें वापस मेरे अंदर समाना है, ठीक है। जिसको तुम अल्लाह, ईश्वर, जो भी ईसा मसीह, जो भी कहते हो, वाहेगुरु, जो भी कहते हो, वो एक सुप्रीम एनर्जी है। वो सुप्रीम एनर्जी कहती है कि अगर तुम मुझसे बाहर निकल कर के तुम जा रहे हो तो एक दिन वापस लौट कर के तुम ज़रूर आओगे मेरे अंदर। और ये साइकिल मैं तब तक चलाऊंगा जब तक तुम्हें परम ज्ञान की अनुभूति ना हो जाए। अब ये परम ज्ञान क्या है? परम ज्ञान मतलब अध्यात्म को जानना, ईश्वर को जानना, खुद के स्वरूप को पहचानना। कई बार आपने खुद से पूछा होगा मैं हूँ क्या यार, मतलब ये शरीर ही तो है, ये साला हाथ काट दूँ तो मैं मरूंगा नहीं, ये दूसरा हाथ काट दूँ, पैर काट दूँ तो नहीं मरूंगा, मैं तो गोली मार दी इधर कोई भेजे मैं मर जाऊंगा। मतलब ऐसा चल क्या रहा है बॉडी के अंदर? कुछ ना कुछ तो चीज़ है जो मैं, जब स्टार्टिंग हुई थी मेरी ओवम और स्पर्म से, तब मेरे अंदर थी, और जब मैं मरूंगा तब वो निकल जाएगी। ये शरीर यहीं रह जाएगा, ये शरीर जो है नश्वर ही यहीं रह जाएगा। ये साइकिल चलती रहेगी। आप दुनिया में आओगे, फिर से जाओगे, दुनिया में आओगे, तब तक आप बाहर रहोगे। ईश्वर तुम्हें बाहर रख क्यों रहा है? ईश्वर तुम्हें बाहर इसलिए रखा है भैया, तुम्हें ताकि बोध हो। अब देखो ये अध्यात्म, यार तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना?
तो मैं बताता हूँ, देखो होता क्या है। अब तुम्हें ईश्वर को समझना है तो तुम्हें सुप्रीम एनर्जी को समझना पड़ेगा। देखो होता क्या है, जैसे सपोज करो ये एक टोकरी है, ठीक है। इस टोकरी के अंदर ना बहुत सारे सहतूत पड़े हुए हैं ना, बहुत सारे सहतूत पड़े हुए हैं। सहतूत जानते हो ना, एक पेड़ होता है उसके ऊपर लाल लाल लगते हैं मीठे मीठे खाने के, या तुम कुछ और समझ लो, कोई और फ्रूट है। हाँ, अब मान लो इसमें से कुछ ऐसे हैं जो सड़े हुए हैं, या कुछ ऐसे हैं जो ख़राब हुए हैं, कुछ कच्चे हैं। तुम्हें कौन से रखने पसंद करोगे? जो लाल हों, जो ताज़ा हों, फूले हुए हों, जो मीठे हों, उनको तुम क्या करोगे? अपने अंदर रख लोगे, है ना, उनको अपने पास रख लोगे, और बाकियों को तुम बाहर भेज दोगे। बाकियों को तुम बाहर भेजोगे तो ये ज़मीन में जाएंगे, फिर से एक वृक्ष बनेंगे, और ये बहुत सारे सहतूत पैदा करेंगे अच्छे अच्छे, जो वापस तुम्हारी टोकरी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये बाहर तुमने इसको कर दिया और ये ज़मीन में जाके सो गया कि मैं नहीं उग रहा, मुझे कौन इतनी मेहनत करेगा फिर से सहतूत बनने में, मैं नहीं कर रहा, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पड़ा रहेगा ज़मीन में, सड़ता रहेगा, फिर से पेड़ बनेगा, फिर से ऐसे ऐसे। तो जिस प्रकार से आपने अच्छे अच्छे सहतूत चुने, उसी प्रकार से ये जो सुप्रीम एनर्जी जो है ना, ये अकेली एक एनर्जी नहीं है, ये एक अकेले प्रकाश का स्वरूप नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, और ये जो ऊर्जा होती है ये अपने अंदर सिर्फ उसी ऊर्जा को रहने देती है जो इसके जैसी होती है। थोड़ा सा भी 19-20 होता है ना तो उसको बोलता है कि भैया तू रिपेयर के लिए जा, जा तू रिपेयर कर। क्या रिपेयर करने के लिए तुम्हें कहाँ भेजता है? वो ओवम और स्पर्म की जो जननी है ना उसके बीच में भेज देगा कि लो भैया ऐसा हो रहा है, तो एक इधर से आएगा एक बच्चा, ठीक है, उत्पन्न हो गए तुम, इसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट था, इसको दुनिया में भेजो, धरती पे भेजो इसको, आ गए। अब तुम जीरो से, जब तुम शुरुआत होती है तुम्हारी और मृत्यु तक, तुम्हें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि मैं वापस इस एनर्जी के अंदर मिल जाऊं जैसे बाकी हैं यहाँ पे, और मैं आत्मा से परमात्मा बन जाऊं, मैं उस परमात्मा के अंदर विलीन हो जाऊं, मैं उस परमात्मा के अंदर समा जाऊं। उसके लिए मुझे इसके लायक बनना पड़ेगा, और इसके लायक बनना पड़ेगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे आपका गोल क्या है? आपका गोल है यहाँ इस सिरे पे आप हो, और इस सिरे के ऊपर वो सोर्स है जहाँ से आप आए हो। ये आपका सुप्रीम एनर्जी यहाँ पे है। क्या है? सुप्रीम एनर्जी, और ये आप हो। जन्म से मृत्यु तक आप ईश्वर से बहुत सारी चीज़ों की भीख मांगते हो कि भगवान ये दे दो, भगवान मेरा पेपर पास करा दो, भगवान ये करा दो, भगवान इस बार बचा ले, भगवान ये कर दे, वो कर दे, फलाना ढिमकाना, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। लेकिन जन्म के बाद में आपके रिश्ते भी होते हैं, आपकी शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, समाज भी होता है, आपकी लड़ाई भी होती है, मारपीट भी होती है, दंगे भी होते हैं, सब कुछ होता है, धर्म, सब चीज़ों में उलझ जाओगे आप। और यहाँ पे इतना उलझ जाओगे कि ये जो सुप्रीम एनर्जी है ना, इसके बारे में एहसास ही नहीं होगा आपको। यानी इस चैनल, ये जो चैनल है कि म्यूट कर लीजिएगा सर, कि यहाँ से तुम डायरेक्ट यहाँ जा सकते हो, लेकिन तुम डायरेक्ट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बैरियर ऐड किए गए हैं। कौन कौन से बैरियर? जैसे सबसे बड़ा बैरियर वो होता है अहम का। अहम मतलब क्या होता है भैया? अहम का मतलब होता है ईगो, घमंड, है ना, अहंकार। समझ रहे हो? किसी से ईर्ष्या या फिर किसी से द्वेष रखना, समझ रहे हो? ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरों को दुख में देख करके तुम्हें प्लेजर मिलता है, ठीक है, दूसरों को दुख में देख करके तुम्हें प्लेजर मिलता है। ये कुछ ऐसे चैनल होते हैं कि हमारे अंदर घमंड होता है, ये चीज़ मेरे से बढ़िया कोई कर नहीं सकता। दूसरों की तरक्की को देख करके जलन होता है, द्वेष होता है कि यार, मतलब द्वेष मतलब कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, काश ये आगे ना बढ़े, ये फेल हो जाए, ये आगे बढ़ गया तो मेरे घर वाले मेरे ऊपर ताने डालेंगे कि देख शर्मा जी का लड़का आगे निकल गया, तू क्या कर रहा है, तू तो हमारे आँखों में धूल झोंक रहा है, ऐसा है ना। ये द्वेष होने लगता है। दूसरों को प्लेजर में देख, दूसरों को जो है पेन में देख करके आपको प्लेजर मिलता है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचा करके आपको प्लेजर मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई गली के अंदर कोई कुत्ता है, ठीक है, गली के अंदर कोई कुत्ता था, जा रहे थे आप, वो भी अपना आराम से जा रहा था, आपका पता नहीं क्या मन किया, एक उठाया पत्थर और दे, कुत्ता बेचारा को करता जा रहा है, वहाँ पे होता है ना ऐसा। आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ
कि वो पत्थर जा कर के उसकी आँख में लग जाएगा, उसकी आँख फूट जाएगी, कितना दर्द होगा उसको। बट आपको क्या मज़ा आएगा कि देख उठाई, वो इतनी डिस्टेंस पे है मेरे से, 30 मीटर पे है, मेरा निशाना A to Z जाएगा और उसकी पिछली टांग पे लगेगा, या उसके इधर लगेगा, ये इधर लगेगा, कहाँ लगेगा, लगना चाहिए एकदम, और फिर वो भागेगा। तो आपको ना अचानक से प्लेजर हुआ, अरे भाई तुम कोई राजा महाराजा के सैनिक नहीं जो तुमने तीर चलाया और दुश्मन को मार दिया, नहीं, तुमने किसी जानवर को कष्ट पहुंचाया। आज के टाइम में ऐसे वीडियोस देखने को मिलता है, जिंदा कुत्ता है, जिंदा कुत्ता होता है बेचारा, उसको रस्सी से बांध करके मोटरसाइकिल पे लोग घिस करके ले जा रहे हैं। तुम्हें उस चीज़ से प्लेजर कैसे मिल गया दोस्त, सोच करके देखो, तुम्हें उस चीज़ से खुशी कैसे मिल गई। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और तुम यहाँ पे चाहते क्या हो भाई, तुम अगर पैदा हुए तो तुम मरोगे, और मरोगे तो तुम्हें जाना कहाँ पे, वो सुप्रीम एनर्जी के पास में, और वो तुम्हें लात मार करके बाहर भिगाएगी कि तू चल निकल, तू मेरे इधर आने लायक ही नहीं है, तू उधर ही रह, तो फिर से जीरो से स्टार्ट करो, तेरे को अब की बार तो बहुत ही दरिद्र अवस्था में पैदा करूँगा, और फिर तुम वापस बहुत ज़्यादा दरिद्रता के साथ वो जीवन निकालोगे, बार 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 बार। लेकिन दिक्कत क्या है, देखो रास्ता कितना है दोस्त, तुम्हें यहाँ से ना बस यहाँ जाना है। ये सफ़र 100 साल का है, 50 साल का है, 60 साल का है, 70 साल का है, जो भी है, तुम्हें यहाँ से अगर यहाँ पहुँचना है तो रास्ता तो बहुत साफ़ है ना, इतना टेढ़ा होकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिंपली करना क्या है, तुम्हें क्या करना है वो बताता हूँ। 1 मिनट, अरे हट जा भाई, इसको देखो, तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले आपके अंदर जो अहम की भावना है, अहम ब्रह्मास्मि है ना, ऐसे कुछ डायलॉग है ना कि मैं ही भगवान हूँ, वो सब हटा देना है खुद से। घमंड जो है ना वो किसी का भी नहीं चल सकता। तो ये जो घमंड है, ये जो एटीट्यूड है, ये जो ईगो होता है अपने अंदर, उसको निकालो, क्योंकि तुम्हारा गोल यहाँ से सीधा ये ऐसे इधर पहुँचना है। ये रास्ता के बीच में दीवारें हैं जो तुम्हें तोड़नी होंगी खुद से। ईर्ष्या, दूसरों से जलन, उसको हटाओ। तुम्हारा चैनल, तुम ईश्वर के बहुत करीब पहुँच रहे हो, ऐसा नहीं कि जल्दी मर जाओगे, नहीं, तुम बिना मरे ही ईश्वर के साथ बातचीत करना शुरू कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी होने लग जाएंगी। ईर्ष्या हट गई, ईगो हट गया, बार बार मेरा नीचे वाला ये डंडा भी हट जा रहा है, अरे भाई 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 क्या हो गया, एक मिनट ऐसे देखो, ठीक है। अब द्वेष जो है इसको भी हटा दो, आप ईश्वर के करीब जाने के लिए आपका चैनल खुलता जा रहा है। दूसरों को दुख में देख करके जो आपको खुशी मिलती है उस चीज़ को ख़त्म करो। इसके अलावा जो चीज़ें आपको करनी है, इसके अलावा जो आपको करनी है, जो आपको हेल्प करेंगी, वो है थोड़ी सी भक्ति करो, गायों को चारा खिलाओ, पशुओं के ऊपर दया करो, उनके लिए पानी की व्यवस्था करो, उनके लिए चारे की व्यवस्था करो, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप हो, गिलहरी हो, चिड़िया हो, जो भी जीव जो आपके मतलब जो खुद से कुछ नहीं कर पा रहा है बेचारा। नील गाय है, वो तो खेत में चर चर के अपना पेट भर लेगी, लेकिन जो शहरों में जो गायें घूमती हैं, किसी सब्जी की थोड़ी सब्जी से खा ली, उसके ऊपर पानी डाल देंगे, उसके वो लकड़ी मार के भगा देंगे। अरे भाई जस्ट इमेजिन कि तुम्हारी 2 रुपये की उसने थोड़ा सा पालक क्या खा लिया, तुमने लकड़ी मार दी उसके, है ना। आपको ये कोशिश करनी है कि जितना आपसे हो पाए उतना आप करो। आपकी जो आय होती है, आपकी जो इनकम होती है, कोशिश करें कि उसका 10 से 11% कम से कम 10 से 11%। आप महीने का अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो कोशिश करो कि उसका भाई 10-11% जो है आप दान दो। ये सोच कर के दान मत दो कि मैं किसी एनजीओ में दान दूंगा तो मेरे को इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाएगा, नहीं। दान इस प्रकार से दो कि तुम अगर दाएं हाथ से कर रहे हो तो बाएं हाथ को ये भी ना पता चले कि दान हो चुका है। स्कूल के अंदर आपने कुछ काम करवा दिया तो वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में मत लिखाओ सह प्रेम भेंट फलाने दिमकाने द्वारा ये भेंट किया गया इतनी इतनी दिनांक को, या स्वर्गीय पिताजी की याद में इनके पुत्रों ने भेंट किया। ये तुम दान थोड़ी ना कर रहे हो, तो तुम दिखावा कर रहे हो। और दिखावा किसके लिए कर रहे हो? ईश्वर के बच्चों के लिए। अरे जिस ईश्वर ने उस कुत्ते को, उस सांप को, उस गाय को, बिल्ली को बनाया, जो उस इंसान को बनाया, उस हर एक चीज़ को बनाया, तुम उन लोगों पे एहसान कैसे कर सकते हो? ईश्वर की बनाई हुई चीज़ पे तुम एहसान करने के लायक हो ही नहीं। हम इतने तुच्छ हैं उस ईश्वर के सामने कि हम कैसे एहसान कर सकते हैं? तो हमेशा नतमस्तक होकर के दान करना। कभी अगर मौका मिले, कभी किसी को दिखाना मत कि मैंने इतना कर दिया, मैंने इसके लिए ये कर दिया, वो कर दिया, कभी मत करना। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहाँ पे मैंने मेरी श्रद्धा के अनुसार किया, लेकिन कभी आप लोगों तक तो छोड़ो, मेरी फैमिली
इवन मानसी तक को भी नहीं पता चलने जाता कि मैंने ये सब कर दिया है। तो आपको वो करना है, अपने आय का 10 या 11% आपको दान करना है। आपको अच्छा फील होगा, वो सुप्रीम एनर्जी तक जाने का आपका रास्ता जो है धीरे धीरे खुलता जाएगा। भक्ति के लिए, अब जैसे भक्ति का मार्ग जो लोग चुनते हैं वो क्या करते हैं भाई, भक्ति का अगर मार्ग चुनते हैं तो लोग क्या करते हैं, बाबा बन गए, हिमालय पे जाके तपस्या कर ली, बाबा बन गए। फिर वही बाबा जो हैं उनके पास जाओगे, उठा के तुम्हारे चिमटे के मार देंगे, है ना। वही बाबा फिर ड्रग्स लेते पकड़े जाएंगे। वही बाबा तुम्हें IITN बाबा बने, वो ज्ञान देते फिरेंगे कि माँ बाप को मत मानो, माँ बाप को भगवान की दर्जा मत दो, ये फलाना दे, मतलब कुछ भी। आज के टाइम में हो क्या रहा है, अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है ना कि तुम 2 अच्छी चीज़ें सुनाने लग जाओ, वहाँ पे बाहर कहीं पे बैठ करके तुम्हें बाबा घोषित कर देंगे कि हाँ भाई यही है। अभी एक छोटा सा बच्चा है अभिनव अरोड़ा करके, 10वीं 12वीं क्लास का बच्चा होगा, या फिर मुश्किल से वो 15 साल का बच्चा होगा। उसने कथावाचक का काम शुरू कर दिया, कथा करना शुरू कर दिया। जस्ट इमेजिन, कथा करना शुरू कर दिया। तो ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति क्या होती है, भक्ति होती है ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों का ध्यान रखना। ईश्वर ने तुम्हें इस धरती पे इसलिए भेजा है कि तुम्हारे जैसे, जैसे तुम्हारे अंदर आत्मा ने प्रवेश किया, वैसे यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं घूम रही हैं, तुम उनका ध्यान रखो। और अगर तुम उनका ध्यान रख सकते हो तो फिर तुम सुप्रीम एनर्जी के अंदर समा सकते हो। ये रास्ता इतना आसान नहीं है दोस्त। कहते हैं ना कि मनुष्य का जीवन मिलने में 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। फिर तुम मतलब कभी कुत्ते का, कभी गधे का, कभी शेर का, कहते नहीं कितने जन्म ले ला करके कीड़े मकोड़े बना करके ईश्वर बनोगे। फिर दोबारा ईश्वर बनोगे, ईश्वर क्या, इंसान बनोगे। फिर दोबारा इंसान, ऐसे ऐसे करते कितने करोड़ों अरबों साल तक तुम ऐसे चलते रहोगे। इससे बढ़िया कि ईश्वर ने तुम्हें भगवान ये जो जन्म दिया है ना मनुष्य का, वो क्यों दिया है, अध्यात्म को जानने का, खुद को जानने का, अपनी आत्मा को जानने का, परमात्मा को जानने का, अपने आसपास के जो लिविंग बींग्स हैं उन पे दया करने का। पेड़ कितनी खूबसूरत चीज़ होती है ना पेड़। साइंस ने ये प्रूव किया है कि जो पेड़ होते हैं वो जीवित होते हैं, उनके अंदर जीव होता है। हम कुल्हाड़ी से उनको काट देते हैं। हम अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए पूरे के पूरे पेड़ उखाड़ देते हैं, जंगलों की कटाई कर देते हैं। गलत अगर कहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, क्योंकि आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हो, आप ईश्वर की बनाई हुई इन चीज़ों को बचाने के ट्राई कर रहे हो। जंगल के जंगल काट दिए, जानवर बाहर आ गए, बेचारे जानवर घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर। ये सारी चीज़ें जो है मुझे पता है आप नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे कोशिश करना, धीरे धीरे विचारों की शुद्धता करना। मैनिफेस्टेशन के अंदर फर्स्ट पार्ट आता है हमारे विचारों का शुद्धिकरण। आपने दिमाग के अंदर जो विचार चल रहे हैं उनको अच्छा करना है, ठीक है। आज की एक सैड रियलिटी क्या है, 2 लौंडे जा रहे हैं बाइक के ऊपर, पीछे से स्कूटी पे लड़की आ रही है, पीछे वाला मुड़ के पीछे देखता है। भाई तुम्हें क्या तृप्ति का एहसास हो गया कि तुमने उस लड़की का चेहरा देख लिया या फिर उसके ऊपर कुछ कमेंट कर दिया, मतलब तुम्हें क्या मिलेगा। जस्ट इमेजिन करके देखो, कल को वो स्कूटी पे 2 लड़के होंगे, लेकिन वो लड़की की जगह तुम्हारी सिस्टर होगी। फिर तो उसी तुम्हारी सिस्टर के लिए कोई ऐसा कहेगा, तुम्हारी सिस्टर घर पे आके बोलेगी 2 लड़कों ने मेरे को ऐसे बोला, तुम्हें क्या लगेगा कि वेरी गुड, मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ, बाकी लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। कर्मा बहुत जल्दी मिल जाता है, बहुत जल्दी मिलता है। मैनिफेस्ट की हुई चीज़ें थोड़ा लेट मिल सकती हैं, कर्मा बहुत जल्दी मिलता है। अपने विचारों का शुद्धिकरण से मतलब ये नहीं कि हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, नहीं। विचारों के शुद्धिकरण से मतलब ये है कि तुम्हारी जो वाइफ है वो सिर्फ तुम्हारी वाइफ है, उसके अलावा जिससे भी तुम बात करते हो नज़रें झुका करके बात करना। किसी लड़की की आंखों में आंखें गड़ा करके बात मत करना, कभी ऐसे मत करना कि वो अनकंफर्टेबल फील करे। सिग्मा मेल और ये सब पता नहीं क्या क्या ये है ना, इनसे थोड़ा सा दूर रहना। और ऐसा रखना कि अगर कोई व्यक्ति कल को अगर मेरी सिस्टर से बात कर रहा हो ऐसे, तो उसको अनकंफर्टेबल, तुम बात कुछ कर रहे हो, देख कहीं और रहे हो, कुछ कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो इस चीज़ को। ऐसे बहुत सारे वीडियो देखो इंस्टाग्राम पे वायरल होते हैं, मेट्रो में एक लड़की बैठी, दूसरा बंदा ऐसे घूर रहा है, फिर वो उसका वीडियो बना के वायरल कर देती है। जस्ट इमेजिन करके देखो, हमारे विचारों का शुद्धिकरण, मैनिफेस्टेशन ये कहाँ से होगा, हम तो हमारा बेड़ा गर्क खुद ही कर रहे हैं। विचारों का शुद्धिकरण मतलब हमें रिश्तों की अहमियत को समझना पड़ेगा। अगर ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ एक इंसान बनाया तो एक इंसान तक हमें सीमित रहना है, और बाकी जो लोग हैं उन्हें कभी भी एहसास मत करवाना कि वो तुम्हारी वजह से अनकंफर्टेबल हो, चाहे वो
लड़की हो, लड़का हो, कोई महिला हो, बच्चा हो, कोई भी हो। बाकी ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, ये सारी चीज़ें जो है इनको छोड़ना है। भक्ति भाव, मंदिर वंदिर जाना स्टार्ट करो, गायों को चारा खिलाना स्टार्ट करो। इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा अच्छा फील कराना स्टार्ट करो। हमेशा कोशिश करो दूसरे लोगों की तारीफ़ करने का। कमियां तो हर कोई निकालते हैं, पीठ पीछे बुराई करता है। मज़ा तो तब है ना कि तुम खुद को ऐसा बनाओ कि यार पीठ पीछे किसी की तारीफ़ करो। वो इंसान बहुत अच्छा है यार, मतलब बहुत ही बढ़िया। मैं 4 दिन क्लास नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट ने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया या फिर मुझे कुछ गलत नहीं कहा। एक बैच ऐसा आया था मेरा जिसके अंदर ऐसा कुछ हो गया, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही प्रेम से उन लोगों से बातचीत करी, माफ़ी मांगी कि मेरी गलती है ऐसे ऐसे करके। हमें विचारों को से शुद्ध होना पड़ेगा। हमें अगर हमारी गलती है तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। और ये जो अब चैनल तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ना, इधर क्या है, इधर वो सुप्रीम एनर्जी है सर। जब ये तुम्हारा चैनल हो जाएगा, इधर कौन है, इधर तुम हो इस जगह पे, इधर कौन हो, तुम हो, और उधर कौन है, वो सुप्रीम। अब तुम्हारी ये चैनल पूरा क्लियर हो चुका है, बीच की दीवारें सारी हटा दी। अब तुम जो चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे ना, वो बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएंगी। वो चीज़ें बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारे पास में आ जाएंगी। मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है वो देखो। तुमने इस सिरे पे तुम हो और इस सिरे के ऊपर वो सुप्रीम एनर्जी है। तुमने मैनिफेस्ट किया, यहाँ पे बात आई और वापस तुम तक वो चीज़ आ गई, जो तुमने चाहा था वो हो गया। अब मैनिफेस्ट करने का तरीका क्या है वो देखिएगा। मैनिफेस्टेशन के अंदर मेक श्योर की एक रील आती है ना, वेकअप टू द रियलिटी। तो वास्तविकता के साथ आपको जागना पड़ेगा। क्या है, अब आप कहो कि सर ये मैं सारी चीज़ें छोड़ दूँ और उसके बाद मैं चाहूँ कि मेरे पास BMW आ जाए, तो ऐसे क्या अचानक से BMW प्रकट हो जाएगी? नहीं होगा। क्या देखो, आपको मैनिफेस्ट करना कैसे, जैसे गूगल, यूट्यूब वगैरह वगैरह पे जब आप सर्च करेंगे ना मैनिफेस्टेशन के तरीके और ये सब, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि ऐसे मैनिफेस्ट करो, ये करो, वो करो। मैनिफेस्ट करने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई घर लेना चाहते हैं, आज से 3 साल बाद में आपको एक घर लेना है ना। अब उस घर के अंदर ना सारी चीज़ें देखो कि उस घर का एरिया स्क्वायर फीट में कितना होगा, कितना लंबा चौड़ा घर होगा, वो सोसाइटी कैसी होगी, आसपास कैसे लोग रहते होंगे, आसपास कोई गार्डन होगा कि नहीं, कोई पार्क वार्क होगा या नहीं, कोई मॉल होगा कि नहीं होगा, कैसा एरिया वो होगा। इसके अलावा उस घर का मेरा एंट्रेंस जो होगा, उसको एंट्रेंस कैसा होगा, वो गेट का कलर कैसा होगा, डोरबेल किधर होगी, लेफ्ट में, राइट में, पूरा A to Z जो है ना वो आप देखो। और उसके लिए आप कुछ वीडियोस की हेल्प ले सकते हो ना। घर के जो वीडियोस होते हैं इंटीरियर वगैरह समझने में, या कुछ अच्छे घरों को विजिट करके देखो, तो आपके मन में ना अपना जो सपनों का जो घर होता है ना, कहते हैं ना सपनों का घर, वो सपनों का जो घर होगा उसकी एक छवि, एक इमेज जो है ना वो आपके दिमाग में सुरक्षित रहेगी। और उससे क्या होगा, आप धीरे 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 उस घर के अंदर रहना शुरू कर दोगे। कैसे? उसी मैनिफेस्टेशन में। वो घर एक्चुअल में आया नहीं है, लेकिन आप जस्ट इमेजिन करो, आप सुबह सो करके उठे हो, बेड से नीचे उठे, पायदान पे पैर साफ किया आपने, है ना, और फिर उसके बाद में अपने दोनों हाथों से पर्दे को साइड किया, सामने देखते हो चिड़िया विड़िया चहक रही हैं, नीचे गार्डन वगैरह है, ठीक है, नीचे अगर आप देखेंगे थोड़ा गार्डन है, फिर बालकनी के अंदर थोड़े प्लांट है। फिर उसके बाद में आप जाते हो, ब्रश व्रश करते हो, वो वॉश बेसिन कैसा है, उसके नीचे क्या रैक वैक है कि नहीं है, किचन किधर है, सोफ़ा कैसा है, टीवी कितना बड़ा है, रूम के अंदर किधर क्या एसी किधर लगा है, कौन सी लाइटें लगी, A to Z चीज़ें आप देखो। और जब आप सो रहे हों या फिर जब आप काम कर रहे हो या फिर अपने बार बार जो है उस घर के अंदर घूमें, अपने थॉट्स में, इमेजिनेशन में आप उस घर में बार बार घूमें। ये जो चैनल है ना, आप घूमेंगे ना तो ये विचार इस चैनल से बाहर नहीं जाएंगे, टकराते एक दिन इधर पहुंच जाएंगे और यहाँ से टकराते एक दिन वापस आएंगे। और जब आएंगे ना तो आपके सपनों का घर, आपके सपनों की गाड़ी, आपका मन पसंदीदा जीवन साथी, आपका करियर, सब कुछ आपके साथ में लेकर के आएगा। लेकिन तुम्हें इतने सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे, तुम दे पाओगे क्या बताओ? दे पाओगे तुम? हाँ बालको, मैनिफेस्ट करोगे ऐसे? कर देखो, होना नहीं हो पाता है। इंस्टाग्राम चलाओगे, वहाँ पे कच्चा बादाम पक्का बादाम देखते रहते हो तुम रात भर, कैसे कर पाओगे?
तुम वहाँ पे इंस्टाग्राम चलाते रहते हो। तुमने वहाँ पे 700 तो लड़कियों को फॉलो कर रखा है जो सिर्फ आकर के डांस करती रहती है, नाचती रहती है। तो तुम्हारे विचारों का शुद्धिकरण हो ही नहीं पाएगा, ब्रह्मचारी तो तुम बन ही नहीं पाओगे। एक को भी फॉलो नहीं कर रखा सर, इंस्टाग्राम और डिलीट कर रखा है पर वो क्या कुछ होता चलो बढ़िया है। देखो आपको सबको अपना अपना पता है भाई, देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, सबको अपना अपना पता है कि क्या करना है। ट्रेडिंग जो है ना सबसे टफेस्ट जॉब, टफेस्ट प्रोफेशन जो है आपने चूज किया, सबसे टफेस्ट, दुनिया का सबसे खतरनाक, डेडलिएस्ट। डेडलिएस्ट क्यों बोल रहा हूँ? कोटा में जा कर के मरने वालों की संख्या कम है, लेकिन ट्रेडिंग में मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, पता है तुम्हें? लोग कर्जा कर लेते हैं, लॉस कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं? सुसाइड करके मर जाते हैं आखिर में। सबसे खतरनाक, सबसे डेडलीस्ट, सबसे टफेस्ट प्रोफेशन है वो है ट्रेडिंग। और इसमें ये जो 7 स्टेप मैंने बताए हैं ये कर लेना 3 साल तक, वरना आने वाला जीवन खराब हो जाएगा ट्रेडिंग में। ये सच है दोस्त, आने वाले 3 साल तक ये कर लेना, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आज के टाइम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आए थे वैसे चले भी गए। कुछ लोग आते हैं, टिकने का ट्राई करते हैं, लॉसेस ये वो, लोन ले लिया, उधार ले लिया, ऐसे कर करके बड़े बड़े लॉसेस कर बैठते हैं। होता क्या फिर उससे? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। होना क्या था? एक दिन दुर्गति की तरफ निकल जाओगे। मैंने कहा, आपको याद है थोड़ी देर पहले ही मैंने एक चीज़ आपको कही थी, बस थोड़ी देर पहले जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी, मैंने एक बॉक्स बनाया था, आपको याद है? मैंने बताया था कि ट्रेडिंग के अंदर जो आप स्ट्रैटेजी सीख रहे हो उसका योगदान ना बहुत ही कम है, उसका योगदान बहुत कम है। ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका है? आपके माइंडसेट का है। और ईश्वर ना उसको ही देता है जो लायक होता है, और लायक बनोगे तुम इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके। 7वां जो स्टेप बताया मैंने वो बहुत ज़रूरी है। हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत होती है वो करना। सुबह 3:45 पे नहीं उठ सकते तो तुम 6 बजे उठो, फिर उसके अगले दिन 5 मिनट पहले उठो, फिर ऐसे ऐसे करते करते एक दिन तुम पहुंच जाओगे। और तुम्हारे अंदर ये आग है कि नहीं भाई मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, या फिर मेरी शादी होने वाली है, मेरे बच्चे होंगे, ये होगा, मम्मी पापा बूढ़े होते जा रहे हैं, मुझे कुछ करना है। तो तुम्हें इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि नहीं करना है भाई, मुझे करना है। अगर मास्टर ने ये बोला कि 3 साल मुझे ये चीज़ करनी है तो मैं करूँगा। सुबह अगर मैं 3:45 पे उठ जाऊँगा तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि साला मैं मर जाऊँगा। नहीं मरूँगा, मुझे करना है, मैं करके रहूँगा। और तुम करो, 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, बोरियत महसूस होगी, महीने भर करके देख लो, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर 1 महीने में चेंजेस आने लग जाएंगे और तुम्हें इतनी एनर्जी फील होगी, इतना डिसिप्लिन फील होगा अपने ट्रेडिंग के अंदर। एंड ट्रेडिंग है क्या? माइंडसेट का ही तो खेल है। आपने एंट्री ले ली, टारगेट मिल गया, अभी भी बैठे हो कि नहीं नहीं अब तो पूरा 1000 पॉइंट लूँगा। 1000 पॉइंट? किसने कहा 1000 पॉइंट लेने तुम्हें? तुम लो ना, डेली बेसिस पे लो ना। तुम्हारा डिसिप्लिन क्या बोलता है? $200 का लॉस कर दिया आज मैंने, ठीक है, टारगेट कितना था? $500 का, हो गया, दोनों में से एक मिल गया, निकल जाओ। अगर ट्रेड ऐसी है कि भैया मतलब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिमाग खा रही है, तो छोटे लॉस में या छोटे प्रॉफिट में साइड कर दो उसको, दिमाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत दो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट खराब हुआ, तुम्हारा अकाउंट खराब होगा, तुम्हारे अकाउंट वाइप आउट होंगे। फिर आज की जो क्लास है इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया कि नहीं आया इस क्लास में? आया क्या बाल को? मज़ा तो आया, लेकिन देखो अब इसको ना इम्प्लीमेंट कोई नहीं करेगा। 49 स्टूडेंट्स जो हैं मेरी बातें सुन रहे हैं, इम्प्लीमेंट कोई नहीं करेगा, मुश्किल से इक्का दुक्का होगा। वो जो करेगा 20-25 दिन करेगा, फिर छोड़ देगा, फिर करेगा, फिर छोड़ देगा, नहीं करेगा वो। और नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, जैसे तुम ये चीज़ें छोड़ोगे एक दिन मार्केट भी छोड़ के चले जाओगे। भाई मेरा क्या है, मैं मेरी 58-54 यहाँ से बना लूँगा ट्रेडिंग से। 58-54 जैसे जैसे मेरे पास अर्निंग के और भी सोर्सेज हैं, जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में आते हो, ऑफलाइन में आते हो, और मतलब 5-7 सोर्सेज है मेरे पास, तो इनकम आ ही रही है। आप लोगों के साथ मैं आता हूँ, एक छोटा सा एक वो हो जाता है कि चलो ठीक है हम ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करते हैं, जिससे हमारा एक अच्छा लिंक बनता है, लोगों से बातचीत होती है, हर फील्ड के लोग मिलते हैं,
अच्छा टाइम पास हो जाता है। अब घर बैठा बैठा आदमी और क्या भी करेगा बताओ, समझ रहे हो? आप लोगों की वजह से एक कम्युनिटी बनती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि कुछ करना है, वरना अठन्नी चवन्नी बनाओ मार्केट से निकल जाओ। सर आप अभी भी फॉलो कर रहे हैं कि सब टिप्स? नहीं अभी नहीं कर रहा, 3 साल कर लो फिर ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अपने आप चीज़ें सीख ठीक हो जाएगी। हाँ मैं सारी चीज़ें अभी भी फॉलो करता हूँ, सुबह उठने वाला अभी नहीं हो पा रहा क्योंकि कई बार तो मैं सोता ही 2 बजे हूँ। लेकिन कल हनुमान जयंती है, ठीक है, अब जो भी है भाई कल हनुमान जयंती है तो सुबह जल्दी उठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करके आ जाना मंदिर में, गाय वाय को चारा खिलाना, चिड़ियों को दाना डालना, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा हनुमान चालीसा पढ़ करके आ गए कुछ किया ही नहीं घर पे आके कुत्ते को मार दिया पत्थर है ना। सर आपको जाएगा है आज रात को हनुमान जी के जन्म स्थान पे? हनुमान जी के जन्म स्थान पे रहते हो आप? हाँ सर, इधर हमारे इधर नासिक में, महाराष्ट्र में अंजनेरी करके एक पर्वत है, उसके ऊपर हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। तो जब हनुमान जी की जयंती के अवसर पे उधर रात को सुबह सुबह प्रोग्राम रहता है, तो हम सभी लड़के दोस्त लोग जा रहे हैं, अभी रात को जाएंगे 1-1:30 बजे पूरा पर्वत चढ़ेंगे और ऊपर वो प्रोग्राम रहेगा तो वो अटेंड करेंगे और सुबह 10 बजे तक नीचे आ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, नाइस, बहुत बढ़िया यार ये तो। महाराष्ट्र में है सर। हाँ हाँ, महाराष्ट्र में बराबर। चलो गाइज थैंक यू सो मच इस क्लास में बनने के लिए। अब मैं जा करके भोजन वोजन कर लेता हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम, हैप्पी हनुमान जयंती।